Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 6 history. चैप्टर का नाम है What, Where, How and When. जो हमने लास्ट वाले सेशन में हमारे कंप्लीट कर लिया था, आज हम बात करने वाले हैं इनके क्वेश्चन एंड आंसर की। तो सबसे पहले मैच द फॉलोइंग। हमने सबसे पहले पूछा है नर्मदा वैली। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो नर्मदा जो वैली है उसका इंडिकेशन हमें कैसे मिलता है कि जब भी हम नर्मदा वैली की बात करते हैं हमें पता लगता है कि द फर्स्ट बिग किंगडम, कि जब हमने एस्टिमेट किया था या फिर हमने हिस्ट्री पढ़ी तो हमें पता चला जो फर्स्ट सबसे बड़ा किंगडम था वो नियर बाई नर्मदा या फिर नर्मदा वैली से पूरा क्या होता है, रिलेट करता है। नेक्स्ट बात करें मगधा की। जो मगधा एम्पायर या फिर पूरा रीजन था वो किससे बेस्ड या फिर किससे रिलेटेड है, तो वो था हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी कि अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के लोग थे, अपग्रेड कर रहे थे। तो मगधा से रिलेशन पूरा बनता है हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, वो कर रहे थे दूसरे जानवरों का शिकार अपने खाने के लिए और फिर उनको इकट्ठा करना ताकि हम लॉन्ग टाइम के लिए उसको क्या रख सके, बचा के रख सके, हमारी भूख शांत करने के लिए। गारो हिल्स की बात करें तो गारो हिल्स सिटीज अबाउट 2500 इयर्स एगो, यानी गारो हिल्स का जो रिलेशन है वो उन सिटीज से है जो 2500 साल यानी 2500 इयर्स पहले थी। और इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अर्ली एग्रीकल्चर, यानी जो इंडस रिवर है, रिवर के पास का एरिया, इट मींस की एग्रीकल्चर लैंड है, वहां की जो मिट्टी है वो सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड लैंड होता है पूरा का पूरा। इसलिए जो इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज है उसके पास का सारा एरिया कौन सा है, अर्ली एग्रीकल्चर, जहां पे जो पुराने समय में लोग रह रहे थे और उनका सबसे पहला सोर्स क्या था फूड का, वो था उनका एग्रीकल्चर। क्योंकि एक तो जो लैंड था वो उनको सपोर्ट कर रहा था एग्रीकल्चर के लिए, और दूसरा एनवायरनमेंट अच्छा था, पानी मिल रहा था, कल्टीवेटेड लैंड था, और तीसरा कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे तो उनको टाइम टू टाइम अपग्रेड हुआ कि जब क्या करा, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था इन्होंने कि हमें तब तक वहीं रहना है जब तक जो फसल जो है हमारी पूरी तरह से पक नहीं जाती, जब उसको पूरा हम यूज नहीं कर लेते तब तक वहीं रहना होता था। और इसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन था, ये इंडस और इनके ट्रिब्यूटरीज के आसपास का जो एरिया है वो लैंड था। फिर है द गंगा वैली। तो गंगा वैली के पास जो पहली सिटीज थी, फर्स्ट सिटीज जो एक्सक्यूट में आई, जो नॉलेज में पता लगी हमें अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कि गंगा के आसपास का जो एरिया था वो पहली सिटीज में काउंट होता है। गॉट इट? तो ये हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। अब हमें बताना है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मिलते तो दोनों हिस्ट्री के अंदर ही है, दोनों हिस्ट्री से रिलेटेड है, बट दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। सो बात करें मैन्युस्क्रिप्ट की, सो मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द ओल्ड बुक्स दैट गिव हैंड रिटन अकाउंट्स, यानी ऐसी पुरानी किताबें हैं जिनको हाथों से लिखा जाता था। एंड इंस्क्रिप्शन आर इंग्रेव्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, यानी इनको तो अपने हाथों से लिखा जाता था और इनको इंक्रेव किया जाता था। इंक्रेव यानी खोद के लिखना, यानी पत्थर में एक कील लेते थे, एक हथौड़ा लेते थे और उसको पूरा इंग्रेव करते थे, वो होता था इंस्क्रिप्शन, यानी पत्थरों पर लिखा जाता था। दोनों डिफरेंस अलग अलग हो गए। एंड सेकेंड, दीज वर रिटन ऑन लीव्स एंड बार्क्स, यानी पेड़ों के जो पत्ते होते या फिर उनकी जो छाले होती थी उन पे लिखा जाता था। एंड दीज वर रिटन ऑन हार्ड सरफेसेस, एग्जांपल स्टोन्स, यानी सिंपली बात बताऊं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी वो पेड़ के पत्तों या उनकी बार्क्स पर लिखा जाता था इंक के थ्रू। इंक बनाई जाती, लिखा जाता, फिर उनको सुखाया जाता था। एंड देन बात करें इंस्क्रिप्शन की तो एक औजार होता था, एक ऐसी तरह की कील होती थी और इसके पीछे हथौड़ा चाहिए होता है जिसको ठोक के खोद के उसको लिखा जाता था पत्थरों पर। अब डिफरेंस और क्या दोनों में कि जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उनको बचाए रखना लॉन्ग टाइम तो थोड़ा हार्ड होता था। क्यों? पेपर है, थोड़ा पानी गिरा या फिर कहीं भी मिट्टी में गिरा तो सड़ के खत्म हो जाएगा, है ना। और वही जो इंस्क्रिप्शन है वो हजारों सालों तक पड़े रहते थे। क्यों? पत्थर है, क्या बिगड़ेगा इसका, कहीं भी फेंक के मारो, ऊपर से सामने वाले इंसान का सर ही फुटेगा, उस पत्थर को कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जो इंस्क्रिप्शन है वो मिलते हैं
पूरी जैसे थे बिल्कुल वैसे ही मिलते, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू टाइम खराब नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड व्हिच दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन्स। अब हमें कौन कौन से एविडेंस देखने हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। अब ऐसे कैसे यूज करते हैं कि पर्टिकुलर हम अगर एक एरिया की बात करें कि हमें अगर इस एरिया की हिस्ट्री जाननी है कि यहां पर हुआ क्या था, तो जनरली क्या करते हैं, हमें चाहिए होते एविडेंस। और एविडेंस क्या होते हैं कि वहां पे कौन कौन से लोग रहा करते थे, कौन सी बिल्डिंग थी, क्या खाना खाया करते थे, या फिर कौन कौन से जो टूल्स है वो यूज करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट जब इन टूल्स को ढूंढते हैं तो वो कौन कौन से मेजर टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हमें एक आइडिया लग जाता है कि वहां की जो सोसाइटी थी वो किस टाइप की थी, वहां का कल्चर कैसा था, वहां का जो इकोनॉमिक एरिया था वो कैसा था, और वहां के किस तरह के लोग थे जो रह रहे थे। सो नंबर फर्स्ट आता है इंस्क्रिप्शन, यानी ऐसे लेख जो पत्थरों पर लिखे मिले हैं, जिनको इंस्क्रिप्ट करके लिखा गया हो किसी औजार की हेल्प से। एंड सेकंड है प्लांट रिमेन्स। कभी कभी क्या होता है कि प्लांट के जो सीड्स हैं या फिर उनके जो अवशेष हैं वो एयर या फिर मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आते, बट पत्थरों के नीचे दबकर ऐसी जगह पर बच जाते हैं जो खराब नहीं होते। बट जब आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढते हैं तो वो उन कंडीशन में होते हैं जिनको वापस रिस्टोर तो नहीं किया जा सकता, जिनको वापस यूज तो नहीं किया जा सकता, बट एक आइडिया लग जाता है कि ये कौन से प्लांट का जो सीड या फिर कोई प्रूफ या फिर एविडेंस है। नेक्स्ट है ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब ये जो है ये बहुत रेयर मिलती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम ये होते लिखे हुए पत्तों पर या फिर जो ट्रीज की बाक्स होती है उन पे लिखे होते हैं, वो भी इंक की हेल्प से। तो अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे क्या होते हैं, ये कभी कभी खराब हो जाते हैं और कभी कभी बच जाते हैं कि अगर वो कहीं अच्छी जगह जो कीड़ों से इनसे थोड़ा दूर है या फिर सेफ साइड में रखी हुई है तो मिल गई, अदरवाइज खराब हो जाती है। तो उनसे भी कभी कभी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या हुआ होगा, या फिर जो इनको मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं वो किससे रिलेट करते हैं। नंबर 4 रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग। सबसे जो इजीली है, हम जब इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक पूरी की पूरी जो सिटी है वो मिट्टी में दबी हुई मिली। जब उनका एस्केवेट किया गया तब हमें पता चला कि वो कहां, उनका जो स्ट्रक्चर था वो कितना एडवांस इंजीनियरिंग था, है ना। तो वही है कि जो बिल्डिंग्स है वो बनी हुई थी। अब पत्थर है, पत्थरों का क्या बिगड़ता है, एक टूटा, दो टूटा, 10 टूटा, बट एक उनका रिमेन्स जब बच जाता है तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर रहा होगा वो किस तरह का रहा होगा। नंबर 5 टूल्स। अब टूल्स जो है वो कहीं भी मिल जाते हैं, चाहे किसी की कब्र में मिलो या फिर इन बिल्डिंग्स के अंदर मिलो, या फिर जो इंस्क्रिप्शन है उनको खोदने के लिए, इनको बनाने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं, या फिर जो डेली बिहेव में, या फिर किसी को जानवर को मारने के लिए, पेड़ पौधों को काटने के लिए, जमीन को खोदने के लिए, ऐसे हजारों तरह के टूल्स हैं जो यूज आते हैं डेली लाइफ में। तो इनमें से जो टूल्स मिलते हैं तो उससे आइडिया लग जाता है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हंटिंग करती थी या फिर गैदरिंग या फिर एग्रीकल्चर में ज्यादा थी। नंबर 6 आते हैं वेपन्स। वेपन्स किस लिए आते हैं, तो वेपन्स होते दो तरह के, एक तो खुद की सेफ्टी के लिए, जानवरों से सेफ्टी के लिए, दूसरा किसी पर अटैक करने के लिए कि अगर हमारा जो किंगडम एरिया थोड़ा स्ट्रांग है, हम चाहते हैं कि हम दूसरे पर क्या करें, अटैक करें और उसका पूरा जो एरिया है वो हम अपने कब्जे में कर ले। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें अटैक करना होगा, और अटैक करने के लिए हमें चाहिए वेपन्स। तो जो वेपन्स की बनावट होती थी वो बताती थी एक्चुअल में कि ये किस तरह का वेपन है। नंबर 7 पोट्स और पैन्स। ये आता है जैसे कि ऑर्नामेंट हो गए या फिर पोट्स हो गए, जो बर्तन हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, उसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है ऑर्नामेंट, गहने वगैरह, पॉइंट्स कि वहां की जो इकोनॉमी थी उसमें किस तरह के सिक्के चलते थे, जो मनी कल्चर था वो वहां का कैसा था। एंड बोन्स, हड्डियों के अवशेष। अब ये हड्डियों के अवशेष इंसानों के भी हो सकते हैं और जानवरों के भी हो सकते हैं। अगर इंसानों के होंगे तो हमें पता लगेगा कि अच्छा ये किस टाइप का था, मतलब महिला थी या पुरुष था, या फिर ये राजा था या फिर कोई नॉर्मल लोग था। ये पता लगता है उनकी जो कब्रें होती थी, उन कब्रों में भी सामान मिलते थे। कभी कभी अगर कुछ महंगे सामान मिले अकॉर्डिंग टू डे टाइम तो पता लगता कि हाँ ये किसी ऐसे शख्स की कब्र है जो अमीर था या फिर राजा था। और अगर किसी ऐसी कंडीशन में मिला है कि जो वहां कब्र नहीं होनी चाहिए थी, इससे पता लगता है कि
वो जरूर किसी किसी नेचुरल डिजास्टर में दबकर मर गया होगा। आइडिया लगता है एक। और अगर वहां किसी फिश का मिला तो लगता है भी फिश खाते होंगे, डॉग का मिला तो कुत्ते पालते होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया लगा सकते हैं कि वहां का जो एरिया था उनकी डिपेंडेंसी किन किन चीजों पर थी। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। सो नंबर फर्स्ट इसमें क्या है, choose the correct option to complete the statements given below. Okay, people who gather their food are called, यानी जो लोग अपना खाना खुद इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे, वो क्या कहलाते हैं? हंटर्स, स्किल हंटर्स, फार्मर या मर्चेंट्स। हाँ, बात हो रही है गैदर्ड की, इकट्ठा करने की, ना कि किसी एग्रीकल्चर की या फिर हंटिंग की। तो जो फूड इकट्ठा करते थे उनके पास टेक्निक थी फूड को स्टोर करने की। तो कौन होंगे वो थे स्किल गैदर्स, जो जानते थे वो खूबी कि खाने को किस तरह से लॉन्ग टाइम तक हम क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर लोकेटेड, यानी ऐसी जगह जहां चावल जो है वो सबसे पहले उगाए गए थे। तो कौन सी जगह है? नंबर ऑप्शन ए, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, बी सुलेमान हिल्स, सी ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड द गारो हिल्स। तो देखो, हिल्स पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। स्पेशली राइस की बात करें तो उसके लिए जो एनवायरमेंट है, जो या फिर जो कंडीशन है वो तो डिफरेंट होती है। और बात करें ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, तो गंगा का एरिया जो बैंक्स था वहां पर हमें अर्ली सिटीज मिलती है, तो वहां नहीं है। यहां सबसे पहले जब राइस ग्रोन की बात करेगा तो बात होगी नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, विंध्यास के नॉर्थ की तरफ एरिया है जो कल्टिवेटेड लैंड है, वहां चावल जो है वो सबसे पहले उगाए गए। क्यों? क्योंकि हमें वहां उनके एविडेंस मिलते हैं सबसे पहले। थर्ड, डैश वाज नॉट यूज्ड इन द ओल्ड बुक्स, पुरानी किताबों में क्या यूज नहीं की जाती थी? ऑप्शन ए प्राकृतिक, बी हिंदी, सी संस्कृत, तमिल। जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट होते थे या फिर इंस्क्रिप्शन होते थे उनके अंदर प्राकृतिक लैंग्वेज है वो यूज होती थी, संस्कृत भी होती थी, तमिल भी होती थी, बट जो हिंदी लैंग्वेज है वो यूज नहीं होती थी। और हिंदी जो लैंग्वेज का उद्भव है जो वो बहुत लेट हुआ था। ओल्ड टाइम में, एंशिएंट टाइम में सिर्फ प्राकृतिक लैंग्वेज हुआ, संस्कृत हुआ या फिर तमिल हुआ, उनमें मिलते थे एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 4, द किंगडम ऑफ मगधा वाज लोकेटेड, जो मगधा किंगडम था वो कहां लोकेटेड था? 4 ऑप्शन हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए, ऑन द बैंक ऑफ द इंडस, इंडस नदी के बैंक की तरफ, या फिर ऑप्शन बी, इन द साउथ ऑफ विंध्यास, ऑप्शन सी, in the area along Ganga's tributaries in the south of Ganga, and D, in the Garo hills। तो कहां पर लोकेटेड था मगधा किंगडम? तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी, in the area along Ganga's tributaries in the south of Ganga, यानी गंगा के साउथ की तरफ एक किंगडम था जो मगधा किंगडम के नाम से फेमस था। क्वेश्चन नंबर 5, fill in the blanks। so number first है men and women moved in search of dash and to escape from dash। अब जो बोल रहा है कि पुराने जमाने में जो मैन एंड वुमेन वो ट्रेवल क्यों करते थे, है ना, मूव क्यों करते थे एक जगह से दूसरी जगह था? देखो, इसलिए क्योंकि उनको प्रॉपर जो फूड है वो एक कंटिन्यू एक जगह नहीं मिल पाता था। तब तक एग्रीकल्चर का था वो पूरी तरह इन्वेंशन या फिर लोगों को पता नहीं था। तो लोग क्या करते थे, अच्छे फूड के लिए, यानी अच्छे जीवन जीने के लिए, और दूसरा जितने भी नेचुरल डिजास्टर होते थे उनसे बचने के लिए वो एक परफेक्ट प्लेस की हमेशा से खोज में रहते थे कि ताकि उनको एक ऐसी जगह मिल जाए जहां वो पूरी तरह से सेफ रहे। तो नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? लिवलीहुड, है ना, कि जहां पर वो एक अच्छी लाइफ जो है वो जी सके। कौन जी सके? एंशिएंट टाइम में। दूसरा था नेचुरल डिजास्टर, यानी जितनी भी आपदाएं थी जो प्रकृति द्वारा मिलती थी, जिनके बारे में उनको बहुत कम पता था कि ये कब होगा, तो उनसे बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। नंबर सेकंड, द नेम इंडिया वाज गिवन बाय द ईरानीज एंड सेकंड है ग्रीक्स।
यानी जो इंडिया नाम था वो ईरानियों और ग्रीक जो थे यूनानी उनके द्वारा दिया गया था। और ग्रीक जो है वो सबसे एंशियंट माने जाते हैं और ये पहले ऐसे लोग माने जाते हैं जिनके पास नॉलेज था ग्रीक। क्योंकि जितनी भी डेफिनेशंस है मोस्टली जितनी हम पढ़ेंगे वो उनके डेफिनेशंस के वर्ड के जो मीनिंग है एक्चुअल वो ग्रीक लैंग्वेज से ही आते हैं। Got it? Number third, the bark of the beech tree was used to prepare. किसके लिए यूज किए जाते थे? जो ट्रीज के बाग थे और बिर्च थे वो यूज करते थे मैन्युस्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए? मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए। पुराने जमाने में जब पेपर्स नहीं बने थे तो लोग जो ट्रीज के बाग से बिर्च थे उनको फ्लैट करके उन पर लिखा करते थे, फिर उनको एज ए बुक बाइंड करके यूज करते। इंस्क्रिप्शन वर राइटन ऑन हार्ड सरफेस। लाइक किसके ऊपर लिखा जाता होगा? स्टोन हो गया, स्टोन जैसे हार्ड सरफेस पर लिखा जाता था, या फिर मेटल भी बोल सकते हैं, मेटल पर भी लिखा जाता था। नंबर 5, ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेड शेयरिंग ऑफ आइडियाज। किससे हुआ? क्या हुआ इससे? कि जब हम क्या करें, सपोज दैट कि आज मैं यहां हूं खड़ा हूं, कल अगर मैं कहीं भी जाऊंगा, किसी शादी में चला गया, तो एज मैं हिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं वहां जाके क्या करूंगा? मैं बताऊंगा लोगों को कि देखो यहां अभी क्या मिल रहा है, हमें रसगुल्ला मिल रहा है, गुलाब जामुन मिल रहा है। पुराने जमाने के लोगों को पता ही नहीं था कि गुलाब जामुन होता क्या है। मैं तो वही बताऊंगा कि जो मुझे पता है, कि मेरे पास जितने भी आइडियाज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो मैं हो सकता जितनी शेयर करूंगा। तो क्या करते थे लोग, जैसे लोग ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो आपस में एक दूसरे को आइडिया शेयर करते थे। अब वो आइडिया चाहे किसी लाइवलीहुड का हो सकता है, या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर का हो सकता है, या फिर रिलेटेड टू उनकी लाइफ यानी फूड के अकॉर्डिंग हो सकता है, या फिर किसी भी इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है आइडिया, वो है ना। आइडिया किसी भी तरह का हो सकता है। और इसका जो हमें प्रूफ है वो तब मिलता है जब हम देखते हैं कि आर्ट के अंदर जो पोर्ट का कल्चर है, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो पोर्ट्स होते हैं पुराने, वो जगह तो दूर थी बट उनका जो रेफरेंस है दोनों सिमिलर मिलते हैं। तब हमें आइडिया लगता है कि यार इन दोनों आपस में बिजनेस हुआ होगा, या फिर इन दोनों की जो सोच थी, थिंकिंग थी, या फिर कभी ये मिले होंगे जिनका जो आइडिया है वो शेयर हुआ। होता है ना कभी कभी कि हाँ अगर मुझे कोई ऐसी टी शर्ट या फिर ऐसे कपड़े पसंद है जो इंडिया में नहीं है, यूएस में लोग पहनते हैं, जैसे कि वहां जनरली कोट पैंट पहनते हैं, बट मैं राजस्थान की गर्मी में भी कोट पैंट पहनना स्टार्ट कर दूं तो अकॉर्डिंग टू नेचर वो अलग हो जाएगा। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनके आइडियाज को फॉलो कर रहा हूं। तो यहां भी ऐसा होता था। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर दीज सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। बताने हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्रॉप्स वर ग्रोन ऑलमोस्ट 8,000 years ago। बिल्कुल, लगभग 8,000 साल पहले जो पहली फसल है वो उगाई गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट पूरे के पूरे आपके चैप्टर में से ही है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाए और चैप्टर का जो बेस्ड है वो अच्छा तैयार हो जाए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाले ही हैं। एंड सेकंड, The Garo Hills are located in the south of India। नहीं, गारो हिल्स साउथ इंडिया में लोकेटेड नहीं है, ये हो जाएगा फॉल्स। नंबर थर्ड, द मगधा किंगडम वाज सेट अप नियर द गंगा। बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था कि जो मगधा एम्पायर था, किंगडम था, वो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज नदियां जो थी उनके पास में ही लोकेटेड था। इट्स ट्रू। The Rig Veda is the earliest composition in the Sanskrit language। कि जो ऋग वेदा है वो सबसे पुरानी कंपोजिशन है संस्कृत लैंग्वेज की। बिल्कुल सही, सबसे जो पुराने वेद की बात करेंगे तो सबसे पहला पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। उसके बाद आते हैं अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, दूसरे वेद आते हैं। नंबर 5, द ईरानीज एंड द ग्रीक्स कॉल्ड इंडिया भारत। नहीं, जो ईरानीज और ग्रीक्स थे उन्होंने इंडिया भारत नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ इंडिया जो वर्ड है वो कहा था, भारत का वर्ड नहीं कहा था। उसका जो
उसका जो एक बॉन्ड है वो अलग टाइप से हुआ है। एंड नंबर 6, इंस्क्रिप्शन वर रिटन ऑन द पाम ऑफ लीफ। वो इंस्क्रिप्शन जो है वो हार्ड सरफेस पर लिखे जाते थे। किस पर? हार्ड सरफेस पर लिखे जाते थे। तो वो नहीं है, इंस्क्रिप्शन नहीं है। तो जो पत्तों पर लिखे जाते थे वो है मैन्युस्क्रिप्ट, और जो पत्थरों पर लिखे जाते थे वो है इंस्क्रिप्शन। तो ये हो जाएगा फॉल्स। नंबर 7, द ईयर्स आर काउंटेड विद रेफरेंस टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बिल्कुल सही। हम बात करते हैं जब भी ईयर्स काउंट किए जाए हिस्ट्री के अंदर, हम बीसी एडी यूज करते हैं, एनो डोमिनी, और बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट का तो जो बर्थ हुआ था उसी के अकॉर्डिंग जो ईयर्स है वो काउंट किए जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नंबर 8, ऑर्डिनरी पीपल यूज्ड प्राकृतिक टू टॉक ईच अदर। बिल्कुल सही। मैं बात कर रहा हूं एंशिएंट टाइम की, जब लोग आपस में कन्वर्सेशन के लिए प्राकृतिक जो लैंग्वेज है उसका यूज करते थे। अब प्राकृतिक लैंग्वेज इन द सेंस की ऐसी लैंग्वेज है जिनकी व्याकरण हमें शायद नहीं मिले, और जो नेचुरली जो लोग यूज करते थे पहले वो वाली लैंग्वेज है। और बाद में संस्कृत प्राकृतिक थी, जो संस्कृत से निकलकर बाद में आई। फिर अब जो हिंदी है वो तो बहुत बाद में है। जो अरबी और संस्कृत का जो है वो पूरा मिक्सचर है हिंदी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके चैप्टर बेस्ड और एग्जाम दोनों के अकॉर्डिंग है। सो नंबर फर्स्ट, what do you know about the location of the Suleiman and Kirthar hills, or where are the Suleiman and Kirthar hills located? क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है। इसका आंसर है the Suleiman and Kirthar hills are located in the modern day Pakistan। यानी आज की हम बात करें मॉडर्न डे पाकिस्तान। अच्छा ये नहीं लिखा हुआ है, आर अलग है एन अलग है, एम की तरह लग रहा है। ओके, कहां है? मॉडर्न की बात करें, आज की बात करें तो पाकिस्तान में लोकेटेड है किरथर और सुलेमान हिल्स। नंबर 2, नेम एनी 2 एनिमल विच द पीपल ऑफ द सुलेमान एंड किरथर हिल्स रियर्ड। वो है शिप एंड गोट। कौन से हैं? शिप एंड गोट। यानी ऐसे 2 एनिमल्स हैं जिन पर वो उनका लाइवलीहुड बेस था, ऊन के लिए ऊन निकालते थे उनका। और जब हम आज देखते हैं, और आज का जो एरिया है कश्मीर और उस तरफ का, वो आज भी वहां के लोग एनिमल जो मोस्टली शीप और गोट जो है उनसे जो ऊन आता है उन ऊन का बिजनेस करते हैं। और कश्मीरी जो शॉल है वो वर्ल्ड फेमस है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर आर द गारो हिल्स लोकेटेड। तो हमने पहले बात करी थी जो किरथर और सुलेमान हिल्स है वो कहां लोकेटेड है? वो पाकिस्तान में है, याद रखिए। एंड नंबर 3, जो गारो हिल्स वो कहां है? तो गारो हिल्स आर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कहां की बात कर रहे हैं? नॉर्थ ऑफ ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, ईस्ट ऑफ इंडिया। नंबर 4, व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मीन्स क्या होता है, या फिर ये क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ बिगर रिवर। छोटी नदियां जो किसमें फ्लो होती है? बड़ी रिवर के अंदर। नंबर 5, नेम द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। गंगा की जो कौन सी है? तो वो है सोन नदी। लिखा सन है, इंग्लिश का सन तो नहीं होगा, तो सोन नदी है। तो सोन रिवर है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी है। नंबर 6, वेयर वाज मगधा लोकेटेड। मगधा कहां है? तो मगधा था गंगा के पास। एंड टोटल कहां रहेगा, मतलब एक्चुअल बात करें तो साउथ ऑफ द गंगा, यानी गंगा के जो साउथ का एरिया है वहां पर मगधा एम्पायर लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वाज मगधा फेमस फॉर। जो मगध एम्पायर है वो इतना फेमस क्यों है? मगधा वाज फेमस बिकॉज इट्स रूलर वेरी पावरफुल हु स्टेबलाइज अ बिग किंगडम। यानी बहुत पावरफुल है। तो अब मुझे बताओ कि मगधा के जो रूलर थे, जो फर्स्ट रूलर थे, उनका नेम क्या था? मगधा के जो फर्स्ट रूलर थे उनका नाम क्या है? नंबर 8, व्हाट वाज द जॉब ऑफ रिलीजियस टीचर्स। यानी जो रिलीजियस टीचर्स थे
उनका जॉब क्या था। रिलीजियस टीचर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस टू द पीपल हु मीट ऑन द वे। उन लोगों को एडवाइस करते थे जो उनको रास्ते में मिलते थे, एडवाइस करना या फिर अनेक तरह की ऑफर इंस्ट्रक्शन देना। नंबर 9, फ्रॉम वेयर डज द वर्ड इंडिया कम। अब इंडिया जो वर्ड है वो कहां से आया है? द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस। इंडस आया, नॉन एज सिंधु इन संस्कृत। अब क्या होता था, तो ये सिंधु वर्ड है। ग्रीक में जो एस होता था, एस को ह पढ़ते थे, यानी इस एस को ह पढ़ते थे। अब बच्चे सोचेंगे इट मीन सर सॉरी को वो हॉरी बोलते थे, वो अलग मीनिंग हो गया। वो बात करो मीनिंग की, अपने लिए तो सॉरी का मीनिंग अलग है, बट उनके लिए जो सॉरी का मीनिंग है वो अलग है ना। तो सॉरी हॉरी नहीं सोचना है। ऐसा होता था कि वो स को ह बोलते थे, तो एक्चुअली में जो बाद में पढ़ने लगे वो तो एस को ह पढ़ेंगे। इट मींस उनके लिए सिंधु जो वर्ड था वो हिंदू था। क्या था? सिंधु जो वर्ड था वो हिंदू था, इसलिए से बाद में इस एरिया को हिंदू या फिर हिंदुस्तान कहा गया कि जो अरेबिक थे वो एक पर्टिकुलरली किसी भी एरिया को जाके वहां का स्थान की बात करेंगे। आज पीछे जो एस TAN लगाते थे स्थान, यानी अगर हिंदू का स्थान है तो मन हिंदुस्तान, ऐसे करके जो हिंदुस्तान जो वर्ड था बाद में सामने आया। और पहला जो इंडिया था वो इंडस से सामने आया। नंबर 10, व्हाट इज मेंट बाय द मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट इज अ हैंड रिटन मैटर। क्या होता है? हैंड रिटन मैटर होता है। वही इंस्क्रिप्शन हैंड रिटन होता है, बट वो इंस्क्राइब्ड किया गया होता है, खोद खोद के लिखा होता है। नंबर 11, व्हाट वाज यूज्ड इन एंशिएंट टाइम टू राइट मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए एंशिएंट टाइम में क्या यूज होता होगा? आंसर, पाम लीफ और द बार्क ऑफ द birch ट्री was used in ancient time to write manuscript। पाम लीफ जो होती है वो बड़ी होती है, तो इस लिखने के लिए काफी स्पेस मिलता था, तो उसको सुखा कर फिर उसके लुगदी तरह बना के फिर वो लिखते थे। फिर उसी को सेफ रखते थे कीड़े मकोड़ों से, ताकि वो कीड़े मकोड़े अगर हाथ में लगे तो खा जाएंगे। खाने के बाद पूरा का पूरा खराब। सॉरी। What are inscriptions? Inscriptions are writing on relatively hard surfaces like stone or metal। Inscription ऐसे लिखा लेख जो पत्थरों या फिर किसी मेटल पर लिखे जाते थे। और आज हम देखते हैं मोस्टली, अभी तो शायद नहीं लिखते होंगे, बट अभी से कुछ सालों 5-10 साल पहले बर्तनों पर मशीनों से नाम लिखते थे। जब भी हम बाजार से नया बर्तन लाते तो नाम लिखवा लेते थे पहले कि हाँ ये किसके नाम का है, ये दीपक के नाम का है या फिर ये रामशंकर के नाम का है। ऐसे करके लोग बर्तनों पर नाम लिखवाते थे ताकि बर्तन खो ना जाए या फिर बहुत सारे बर्तनों की भीड़ में अलग ना हो जाए कहीं फंक्शन वगैरह में। नंबर 13, सॉरी, व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड and fish? So they do so in order to find out what people ate in the past। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो इन जानवरों की हड्डी से क्या करते होंगे, बर्ड की हड्डी, फिश की हड्डी, तो वो पता लगाते थे कि जो एंशिएंट लोग थे वो पहले कौन क्या क्या खाते थे। क्योंकि अगर मैं कहूं कि ऐसी जमीन है जहां पर सिर्फ एक स्कल मिला है, वो भी किसी हॉर्स या फिर बड़े एनिमल का, इट मींस कि वो अलग तरह से मरा है। बट अगर एक ही प्लेस पर एक ही एनिमल यानी फिश, जैसे फिश की बात करें, बहुत सारे उसकी बोन्स मिले, इट मींस कि उसको खाया जाता था, तो उनका क्या हो गया, वो प्रायोरिटी फूड हो गया जिसपे वो सरवाइव कर रहे थे। और वहां की जो पूरी जो लोकेलिटी थी वो क्या थी, एक तरह से हंटर्स थी। ऐसे ऐड लगाते थे, व्हाट आर द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द अंडमान आइलैंड। जो अंडमान आइलैंड है वहां के लोगों का ऑक्यूपेशन। सो आंसर, द पीपल ऑफ द अंडमान आइलैंड आर एंगेज इन फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्या करते थे वो? मछलियों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, जानवरों का शिकार करते थे, और जो भी वहां के फॉरेस्ट में प्रोडक्ट मिलते थे, फूड प्रोडक्ट, उनको इकट्ठा करके या फिर उनपे सर्वाइव करते थे। नंबर 8, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
Number first, what do you know about the earliest people who live along the banks of river Narmada for several 100,000 years? कुछ हजारों सालों से पहले, those people who were skilled gatherers, they gathered their food, collected roots, fruits and other forest products for their food. They also hunted animal for this purpose. यानी जो उन बैंक्स के नियर बाय रहते थे उनका एक ही काम था, खाना. सो मेनली पहले लोग क्या करते, पहले लोगों के लिए कोई ऑक्यूपेशन था ही नहीं. उनको जब भूख लगती थी खाना खाते थे, जब नींद आती थी सो जाते थे, और जब किसी दूसरे जानवर से डर हो तो उसको या तो भगा देते या फिर साथ इकट्ठे होकर उसको दूर रख देते अपने आप से, है ना, अपनी उस पूरी लोकेलिटी की सुरक्षा करते थे. तो जब लोगों के पास था ही नहीं कुछ करने को, जो बिजनेस है, जो एजुकेशन है, वो बहुत बाद में आया. तो प्रायोरिटी क्या थी? खाओ पियो सो जाओ मौज करो बस. तो क्या करते थे, उनको जहां से खाना मिलता था फूड वो कलेक्ट करते थे, खा लेते थे. अब उनमें चाहे फिशिंग हो या फिर किसी हंटिंग हो या फिर रूट्स हो, फ्रूट्स हो या फिर कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो, वो इकट्ठा कर लेते थे, खाते थे, सो जाते थे, मजे मारते थे. People in the earliest times used to travel from one place to another, but their journeys was full of dangers. What type of dangers did they face? So it is true that people in the earliest time used to travel from one place to another place. क्यों करते थे ट्रैवल? क्योंकि एक परफेक्ट प्लेस के लिए, ताकि वो उनका जो लाइवलीहुड है या फिर उनका सर्वाइव वो इजी हो जाए, और तो डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर उनसे बच सके. बट देयर जर्नीज वर डेंजरस. द हिल्स and high mountains including the Himalayas, desert, river and sea created dangers for them, but they never got afraid of them. Instead they overcame them and continued to travel. क्या करते थे पहले? उनके लिए मुश्किलें थी पहाड़ों को पार करना, बड़े बड़े समुद्रों को पार करना, रेगिस्तान को पार करना डिफिकल्टी थी. बट उन लोगों में एक अच्छी बात ये देखी गई है कि वो डरते नहीं थे किसी से. अगर उनको पता लग गया कि हाँ ऊंचा चढ़ना है, चढ़ गए. जो मरने वाले थे वो मर गए, जो बचने वाले थे बच गए. बट जो पार करना है, जो चलना है, ट्रेवल करना है, वो प्रोसेस जो है वो कभी नहीं रुकता था. तो डर के आगे जीत है. नंबर थर्ड, हु आर आर्कियोलॉजिस्ट. अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कौन होते हैं? हमने देखा हर बार कि आर्कियोलॉजिस्ट ये करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट वो करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे करते थे, वैसे करते थे, ये ढूंढ लिया, वो ढूंढ लिया. बट है कौन ये? So archaeologists are a person who study the object of the past. They study the remains of the building made of stone, bricks, paintings and sculpture. They also explore and dig the earth in order to find out tools, weapons, sports, pans, ornaments and coins. ऐसे लोग जो पास से जो कुछ भी रिलेटेड है वो ढूंढते थे, उसकी स्टडी करते थे, और उनके बारे में पता लगा था कि ये कहां से और क्या है. उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. अब उनके लिए अगर उनको जमीन खोदनी पड़े तो वो एक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में या एक फॉर्मेशन में जमीन को भी खोद देते थे. जब इंडस सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं तो उसमें एक पूरे के पूरे सिटी को खोदा गया है. तो किसने खोदा होगा? आर्कियोलॉजिस्ट ने. उनको बस एक एविडेंस मिला कि यहाँ पूरी सिटी है, तो उन्होंने खोदना शुरू किया, और जैसे जैसे खोदते गए वहां उन्हें और ज्यादा एविडेंस मिलते गए, और बातों में कुछ सालों में एक पूरी की पूरी सिटी को डिग कर दिया गया, खोद के बाहर निकाल लिया. नंबर 4, हाउ आर सिटी पीपल डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग इन अंडमान आइलैंड. द पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड मैनेज देयर ओन फूड बाय फिशिंग, hunting and collecting forest produce. And on the other hand, city people depend on other for supplies for food. अंडमान निकोबार में क्या होता है, वहां आइलैंड है पूरा, तो वहां का जो फूड कल्चर ऐसा है कि वो लोग खुद ही इकट्ठा करते हैं, खुद ही खाते हैं. और जो सिटी एरिया में लोग हैं उनके पास जमीनें तो होती नहीं है कि हम जाएं उगा लें फिर खा लें, तो वो दूसरे सप्लाई पर डिपेंड रहता है कि वो उगाएगा और वो मार्केट में बेचेगा और हम मार्केट से लेके यूज कर लेंगे. तो इनका दोनों का जो फूड कल्चर है वो दोनों अलग अलग है. क्वेश्चन नंबर 5, नेम द कंट्रीज दैट फ्रॉम साउथ एशिया.
दैट फॉर्म साउथ एशिया, यानी ऐसी कंट्री जो पूरा का पूरा साउथ का एशिया बनाती है। साउथ एशिया जो फॉर्मेट करती है वो कंट्री कौन कौन सी है? उनमें है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, फॉर्म साउथ एशिया। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार, ये सब मिलके साउथ एशिया का फॉर्मेशन करते हैं, फिर इन सब से मिलकर साउथ एशिया बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, Why is South Asia Asia called a subcontinent? इसको subcontinent क्यों कहते हैं? South Asia is called a subcontinent because although it is a smaller than a continent, एक continent से छोटा है, it is very large and separated from the rest of Asia by seas, hills and mountains. जो एशिया है उससे जो साउथ एशिया है वो अलग हुआ है, किससे द्वारा? सीज से, हिल से या फिर माउंटेन से। और इसको सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोलते हैं कि कॉन्टिनेंट जितना बड़ा या फिर उसके जितना नहीं, उससे छोटा है, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। नंबर 7, distinguish between historical and pre-historical periods. Historical and pre-historical periods, दो पीरियड है, उनके बारे में बात करना है। The period of which we have written record is called historical age. ध्यान से सुनना, the period of which we have written record is called historical age or period, while the period of which we have no written record is called prehistorical age or period. यानी ऐसा पीरियड जिनके रिटर्न एविडेंस हमारे पास है वो एक हिस्टोरिकल पीरियड हो गया, और जिनके एविडेंस हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, वो हो गया प्री हिस्टोरिकल पीरियड। नंबर 8, डिफाइन इन ब्रीफ द वर्ड एपिग्राफी। एपिग्राफी को डिफाइन करना है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। जो इंस्क्रिप्शन है, पत्थरों पर जो लेख लिखे गए हैं, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? एपिग्राफी कहलाती है। नंबर 9, नेम टू मेन ग्रुप और कैटेगरी ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। दो ग्रुप लिखना है। नंबर 1, archaeological sources, for example physical remains, inscription, coins, bones, plant remains, building remains, ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं जिनको आर्कियोलॉजिस्ट जो है ढूंढ के स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेस सच एज रिलीजियस बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, फॉरेन ट्रेवलर्स एंड अकाउंट्स। अब फॉरेन ट्रेवलर्स कैसे कि लोग आते थे एक जगह से दूसरी जगह घूमने और वहां देखते थे, अरे वाह इतना सुंदर है, उसके बारे में वो अपनी किताब में लिख देते थे। क्योंकि क्या करते वो देश के अलग अलग जगहों पर घूमते थे पूरे वर्ल्ड के, और वहां से वो जो भी देखते उनको अपनी किताब होती उनमें लिख देते। जैसे कि एक अल बरूनी राइटर है, क्या नाम है? एक राइटर है अल बरूनी, उसने अपनी किताब लिखी है। उस किताब में उसने एक इंडिया जो भारत वर्ड, हिंदुस्तान जो वर्ड है उसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि यहाँ के जो जंगल हैं, जो यहाँ के जो जानवर हैं, यहाँ का जो एक पूरा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो इसका भी एविडेंस मिलता है कि इन्होंने भी क्या करा था, एक उस जो वर्ड है हिंदुस्तान उनका यूज किया था। ऐसे करके बहुत सारे ट्रेवलर्स आते हैं, ईरानी हैं, चाइनीज हैं, ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 1, why do you think ordinary men and women did not generally keep record of what they did? Ordinary people क्यों नहीं रखते रिकॉर्ड? क्यों नहीं रखते? अगर मैं बात करूं, मैं अपनी, अभी तक मैं ऑर्डिनरी पीपल था, मेरी स्टूडेंट लाइफ हुई, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ऑर्डिनरी का सारे नॉर्मल काम कर रहा हूँ। क्या मैं अब रोजाना बैठ के लिखूंगा कि आज दीपक सर ने 2 बच्चों को पढ़ाया, 3 बच्चों को पीटा, 4 को होमवर्क दे दिया और 6 को डांट लगाई? ये कोई लिखने के लिए होता है? अगर मैं बोलूं कि मैं भाई साहब एक जगह का पूरा राजा हूं और पूरा का पूरा किंगडम जो है वो मेरे अंडर में आता है, तब तो लिखने का मजा है कि आज महाराज दीपक ने पूरी की पूरी सल्तनत में सबको मिठाई बंटवाई। क्यों? क्योंकि हम खुश थे, लोगों को अशरफियत दी और मेरे बारे में तारीफें मैंने जगह जगह चौराहे पर लिखवा दी। तो फर्क हो गया ना।
अब एक तो राजा है जिनको अपनी तारीफ पूरे जगत में करवानी, वो लिख रहा है, और दूसरा जस्ट इन ऑर्डिनरी पीपल, वो क्या लिखेंगे अपने बारे में कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। They did not know the art of writing, ये भी थे कि उनको लिखना नहीं आता था स्टार्टिंग में, शुरुआत में, and even some of them were not literate even after the knowledge of script, script का knowledge के बाद उनको लिखना नहीं आता था। नंबर थर्ड, they were not having an interest in such work, उनको ऐसे कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। Number four, they did not know the importance of keeping record of the event. The lack of historical sense was mainly responsible for it. और अगर अब कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे अपने बारे में लिखना है, तो क्या उनका रिटर्न जो है इंपॉर्टेंट होगा? नहीं, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप कुछ अच्छा लिख रहे हो जो लोगों को पसंद है तो वो तो चलेगा, अदरवाइज अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर आज इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपने जो लिखा है ना उससे ज्यादा लोग जानते हैं। So, question number second, describe at least two ways in which you think the lives of king would have been different from those farmers. Farmers की life और जो kings थे उनकी life कैसे different है? Number first, the king used to live in palace or big houses, and the farmer used to live in huts or a very small houses. Number second, the kings were dependent for their food ऑन फार्मर, कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, फूड के लिए तो फार्मर पे डिपेंड रहना ही पड़ेगा। एंड फार्मर यूज टू प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड अदर पीपल आल्सो, और सिर्फ किसान एक है जो अपने अलावा दूसरे लोगों का भी ध्यान रखता है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी ग्रेन्स हैं, जितने भी फूड प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सब फार्मर ही कर रहे हैं, और हमें जो कुछ मिल रहा है वो सारी उनकी मेहनत है, फिर भी लोग उनको अप्रिशिएट नहीं करते। तो सबसे गलत बात, द किंग्स वोर शोवी एंड कॉस्टली क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स, फार्मर वोर सिंपल एंड वेरी चीप क्लोथ्स। राजा जो है वो महंगे कपड़े पहनता है, महंगे गहने पहनता है, और फार्मर सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, और वो भी सबसे सस्ते वाले। Number third, how can you say that historians and archaeologists are like detective? कैसे कहें डिटेक्टिव है वो? Historians often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscription, and archaeology. Once sources are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detective who use all these sources like clues and discovers the past. क्या करते हैं डिटेक्टिव? चीजों को ढूंढते हैं। अगर कहीं मर्डर हो गया है तो पता लगाते हैं दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वैसे ही जो हिस्टोरियंस हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो डिटेक्टिव होते हैं कि दीपक सर यहाँ फिश की हड्डियां मिली, मतलब लोग फिश खाते थे, ओ माय गॉड, तो ऐसा करके पता लगाया। और ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा एडवेंचरस होती है, मजे आते हैं बहुत ढूंढने में। नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट? डिस्क्राइब ब्रीफली द डिफरेंट वेज टू फाइंड अबाउट द पास्ट आर द फॉलोइंग। फर्स्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, these were the handwritten matter. मैन्युस्क्रिप्ट जो होती थी वो हाथों से लिखी हुई होती। They were usually written on palm leaf or the bark of the beech tree. beech tree के bark पर या फिर पेड़ों के पत्तों पर लिखी जाती थी। While many of these manuscripts got destroyed, many have survived in temples and monasteries. और जो सबसे ज्यादा सर्वाइव हुई है वो मंदिरों और मॉनेस्ट्री में ही हुई है, क्योंकि मंदिरों को मोस्टली क्या करते थे लोग, बचाते थे, तबाह नहीं करते, क्योंकि वो उनका रिलीजियस मार्क है। बिल्कुल मॉनेस्ट्री भी ऐसे जुड़ा होता था कि उनको लोग तबाह नहीं करते थे, रिकॉर्ड रखते थे वहां। एंड दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट सच एज रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग, मेडिसिन्स एंड साइंस। दीज मैन्युस्क्रिप्ट आल्सो इंक्लूडेड एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेस। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उनमें सब सब्जेक्ट होते वो कवर किए जाते थे। क्या जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था ओल्ड टाइम में, वहां करोड़ों किताबें थी, और ऐसे उसमें नॉलेज था कि वो
गंभीर से गंभीर जो बीमारी अभी तक एविडेंस या फिर लोगों को पता ही नहीं, उनका जो क्योर है वो उसमें लिखा था। और वो किसी एक मुगल आक्रमण यानी अटैकर, जो अटैक करने वाला था, वो किसी बात से गुस्सा हो गया था और उसने वो पूरा पूरा विश्वविद्यालय जला दिया था। कहा जाता है कि वो उसमें इतनी सारी बुक्स थी कि वो आग जो थी वो उस लाइब्रेरी में महीनों तक जलती रही थी। उसकी स्टोरी फिर कभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नंबर सेकंड, इंस्क्रिप्शन। बात करी थी हमने मैन्युस्क्रिप्ट की, जो पेड़ों के पत्तों पर, छालों पर या फिर कहीं भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर लिखा जा सके उन पर लिखते थे, जिनमें कपड़े भी शामिल हैं। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। These are writings on relatively hard surface such as stone or metal. Sometimes king got their order inscribed in order to make common people aware of them. Some inscription keep record of victories in battle. क्या होता था? अब राजा जो है वो बताएंगे कि आज उन्होंने प्रजा के लिए क्या किया, पत्थरों पे लिखवाया, चौराहे पे लगा दिया। आज राजा बताएंगे कि उन्होंने एक नया कानून बनाया है कि जितना बार आप पानी पियोगे उतनी बार आपको राजा की जय बोलनी है, चौराहे पे लगवा दिया ताकि वहां पर सभी लोग उनको पढ़ सके। और आज दीपक सर ने पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, लोगों को लूट लिया और उनकी सारी जायदाद अपने नाम कर ली, तो क्या करेंगे? लिखवा दिया कि हमने क्या करा, पूरी जगह पर कब्जा कर लिया। तो ऐसे विक्ट्रीज थे वो लिखवाते थे। नंबर थर्ड, आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन और एविडेंस। अब जो है दीपक सर आर्कियोलॉजिस्ट बन चुके हैं, अब वो क्या करेंगे, अब जमीन की करेंगे खुदाई, वहां ढूंढेंगे फिश बोन्स, डॉग बोन्स, हॉर्स बोन्स और काव एंड बुल बोन्स, जितने भी जानवर के बोन्स है वो ढूंढ लेंगे, ह्यूमन के मिले बहुत बहुत बढ़िया। और क्या ढूंढेंगे? बिल्डिंग्स रिमेन्स, प्लांट रिमेन्स, टूल्स, जो कुछ वहां मिले, कॉइन भी ले वो तो भी रख लेंगे। So, archaeology means the study of culture of the past and the period of history by examining the remains of buildings, object found in the earth. Earth in the sense, जमीन के अंदर जो चीजें मिली ढूंढ ली। Archaeologists explore and dig earth to find tools, weapon, pots, pans, ornaments, and coins. These things provide us valuable information about the past. बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन एविडेंस से हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द पीपल लिव इन स्टोन एज? स्टोन एज में लोग कैसे रहते थे? सो सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल लिव अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। दे वर स्किल्ड गैदर्स। They knew about the vast wealth of plant in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produces for their food. अब roots क्यों करते थे कलेक्ट? इसके लिए, मेडिसिन के लिए। अब कोई भी लोग हैं बीमार तो होते ही हैं। अब फर्क इतना है कि अब के लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है। पहले सिर्फ जो स्किल जो डॉक्टर था उनको ही पता होता था कि ओ ये ऐसी बीमारी है, इसके लिए उस जो रूट है उसको घिसकर पिसकर इनको पिलाना होगा और 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। और एक टाइम में तो ऐसी मेडिसिन भी थी कि जो मुगल एम्पायर था उसका नाम मेरे को याद नहीं क्या हुआ था, एक बार बीमार पड़ गया था। तो बीमार पड़ गया था, उसने बोला कि मैं किसी पंडित के हाथ की दवाई नहीं लूंगा। वो भारत में आया हुआ था, नालंदा की बात करूं उस पर, उसमें कितना नॉलेज बता रहा हूँ। तो क्या हुआ था कि उसने सभी जितने भी उनके मुस्लिम वैद्य थे उनको बुलाया, तो किसी ने भी बोला भाई हमारा इलाज नहीं हो रहा। तो यहाँ के ऋषि मुनि थे, उन तक पहुंचाया गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट उस मुगल एम्परर ने उसने मना कर दिया कि मैं उनसे इलाज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो दूसरे धर्म के। तो जो ऋषि थे उन्होंने क्या करा, जो कुरान वो पढ़ते थे उन्हीं के पन्नों पर दवाई लगा दी गई, और जितनी बार वो पढ़ते थे, क्योंकि होता आदत क्या होती है बड़ी हमारी, जब भी हम पेज टर्न करते हैं तो हम ऐसे करते जीभ से ऐसे करके फिर पेज टर्न कर, ऐसे करके पेज टर्न करते हैं। तो वो भी ऐसे करते थे। तो उनको कहा गया कि आपको दिन में 3-4 बार इसको पढ़ना है। तो जैसे जो पढ़ रहे थे वो 7 से 8 दिनों में ठीक हो गए। तो इस तरह की मेडिसिन भी पहले थी। जो एंशिएंट कल्चर है वो वहां के सोर्सेस हैं, जो मेडिसिन है वहां की जो बुक्स थी, नॉलेज था उसके अंदर वो बहुत ज्यादा था। तो कहता है कि ये रूट्स वगैरह जितने भी थे इनसे वो इलाज कर लेते थे। आज तो बहुत सारे केमिकल आ गए हैं। The people in Stone Age also hunted animals and birds. They used to catch fish also. मछली पकड़ लेते थे, जानवरों को मार देते, पक्षियों को पकड़ के खा जाते थे।
and some of the areas where the people first began to grow crops, कुछ ऐसी जगह जहां सबसे पहले जो फसलें उगाई गई, as wheat and barley about 8,000 years ago are located in river valley areas. They also began rearing animals like sheep, goat, dog, cow and others cattle. लोगों को पालने लगे थे. तो जिस एक वर्ड है, एक ग्रेन का नाम है जिसको हम बाजरा बोलते हैं. बाजरे को इंग्लिश में बेरली बोलते हैं. क्या आपको पहले पता था? नहीं पता था. बेरली बोलते हैं बाजरे को एंड व्हीट होता है गेहूं. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? ओके, वी कैन नो अबाउट द पास्ट बाय नोइंग several things. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भी पास्ट की स्टडी करनी है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. नंबर फर्स्ट, वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर एंड द हाउसेस इन विच दे लिव. कि वो किस तरह का खाना खाते थे, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे और किस तरह के घरों में वो रहते थे. नंबर सेकेंड, वी कैन फाइंड आउट अबाउट हंटर्स, हर्ड्समैन, फार्मर, ruler, merchants, priests, craft person, artists, musicians, scientists and teachers. Teachers का तो लिखा नहीं, teachers भी. Number third, we can also find out the games children played, the stories they heard, the dramas or plays they saw or enjoy, the songs they sang. सब कुछ पता लगा सकते हैं. Question number 7. When did the early cities develop in India? About 4,700 years ago, some of the early cities, Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Chunhudaro, Rupert, Banwali, Kalibanga, Surkota, etc. flourished on the banks of the Indus and its tributaries, and other early cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the coast about 2,500 years ago. कि पहले जो भी सिटीज, अर्ली सिटीज नोन में आएगी, वो सारी जितनी भी रिवर्स होंगी, उन रिवर्स के पास, उनके बैंक्स के पास, या फिर ऐसी जगह जहां इजीली जो फूड सोर्सेज अवेलेबल होंगे वहां पे रहना पसंद करेगी. क्योंकि पहले काम क्या था? खाओ पियो आराम करो. क्वेश्चन नंबर 8. What do you know about Magadha? मगध के बारे में क्या जानते हैं? और नेम द फर्स्ट लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर. राइट 2-3 sentences about it. मगधा जो सबसे बड़ा एम्पायर था इंडिया का. Magadha was the first largest empire of the India. The area along some of the important rivers of the North India, northern to the south of the Ganga was known as Magadha. Second, its rulers were very powerful. Bimbisar, Ajatasattu and Udayabhadra. सबसे पावरफुल जो रूलर्स थे वो ये थे. Starting and they set up a large kingdom. Some smaller kingdom were set up in other parts of the country as well. कि हम ये सिर्फ नहीं कह सकते कि सिर्फ जो नॉर्थर्न इंडिया था वही मगधा एम्पायर, सिर्फ एक ही एम्पायर था, बट उसके बाद में लोग अलग अलग अपना एम्पायर जो है वो सेटअप करने लगे जैसे जैसे उनके पास पावर आने लगी. एक्सप्लेन द फॉलोइंग थिंग्स और टर्म्स इन शॉर्ट. बीसी की बात करें, द लेटर्स बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट. जैसे कि हमने कहा कि जितने भी टाइम होता है हिस्ट्री के अंदर, हम टाइम की स्टडी किससे करेंगे? जो उनका जो मेन जीरो टाइम होगा वो होगा जब जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया था, उसके पहले का टाइम यानी बिफोर जीसस क्राइस्ट बोर्न, एंड आफ्टर यानी उनके जन्म लेने के बाद. So dates are generally counted the day, the month and the years or assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. जिन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन जो फाउंड किया था उनके जो बॉर्न, उनका जो बर्थ है उस डेट से. So 2000 BC means 2000 years before the birth of Jesus Christ. यानी जब जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया से भी 2000 साल पहले.
All dates before the birth of Jesus Christ are counted backward and generally have the letters BC. It means before Christ and on. BAD. It means Anno Domini. We sometimes find AD before dates. This stand for two Latin word, Anno Domini, and mean in the year of the Lord Jesus Christ. For example, 2005 can also be written as AD 2005. CE. Sometimes CE is used instead of AD. The letter CE stand for common era. किसके लिए स्टैंड करता है? कॉमन एरा के लिए. तो कभी कभी एडी की जगह कॉमन एरा जो है वो भी आपको दिख सकता है. Sometimes BC is used instead of BC. BCE and BC दोनों सेम है, एक ही जगह. But the letter BC stand for before कॉमन एरा. यानी जब हम इस कॉमन एरा की बात करें यानी एनो डोमिनी, उससे पहले यानी बिफोर कॉमन एरा, उससे पहले की बात कर रहे हैं. वी यूज दिस टर्म बिकॉज क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और हम इन चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो जितना भी वर्ल्ड में, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज, पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज की जाती है. एंड सेकेंड, हिस्ट्री के अंदर जो हम डेट डिफाइन करते हैं उसमें एडी, बीसीई, सीई और बीसी यूज किया जाता है. इसलिए हम इनको अपनी बुक्स में यूज कर रहे हैं क्योंकि ये कॉमन है पूरे वर्ल्ड के अंदर. सो अगर हमें कोई फॉरेन बुक पढ़नी है जिसमें अगर कोई डेट का मेंशन दे रखा है तो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये कौन से टाइम की बात कर रहा है. अदरवाइज सब अलग अलग हो जाएगा, दिमाग में कचरा हो जाएगा. So E, script. Way or style of writing of a language is called a script. It consists of letters or sign. For example, देवनागरी is a script of Hindi. जो हिंदी की स्क्रिप्ट है वो कौन सी है? देवनागरी. देवनागरी लिपि में लिखा जाता है. F, language. When we read what is written or speak, we use a language. It is a media of expression. दो स्पीच और थ्रू राइटिंग. लैंग्वेज जो है बोलने और लिखने के काम आती है. एंड डेसिफरमेंट, लैंग्वेज विच आर यूज्ड एज वेल एज ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट हैव चेंज्ड since then. So how do scholars understand what was written? This can be done through a process known as decipherment. उनके जो मीनिंग थे वो पहले अलग थे और अब अलग हो गए हैं. तो उससे हमें पता लगता है कि कौन से टाइम में कौन सी लैंग्वेज या फिर कौन सा वर्ड जो था जो पॉपुलर था वो अब नहीं है. सो क्वेश्चन नंबर 10, द पीपल ऑफ इंडिया शेयर्ड देयर आइडिया सिंस द अर्लीस्ट डेज. एक्सप्लेन इन ब्रीफ. द पीपल ऑफ इंडिया ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट of the subcontinent to another. The hills and high mountains including the Himalayas, desert, rivers, seas made journeys dangerous at times but never impossible. जो अर्ली पीपल थे, ट्रेवल तो करना था अच्छी जगह के लिए, अच्छे फूड सोर्सेस के लिए, अच्छी लाइफ सफर करने के लिए और अच्छे एनवायरनमेंट के लिए. तो जब हमें ये चीज एक बेसिक नीड पे मिलने लगेगी तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे. तो डरते तो किसी के थे ही नहीं है. द पीपल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट मूव्ड इन सर्च ऑफ livelihood as also escape from natural calamities such as flood, drought, earthquake and epidemic. इनसे बचने के लिए भी क्या करते थे? वो ट्रैवल करते थे. Sometimes men march in armies conquering others' land. Merchants travel with caravans or ship carrying valuable goods from place to place. कभी क्या होता था? जो आर्मी पर्सन है जानना होता था कि आज सारे मिलकर इस समुद्र के जो दूसरी पार का एरिया है उसके करें कंक्योर करने वाले हैं. तो तब भी जाना पड़ता था, ट्रैवल करना पड़ता था. और जो मर्चेंट थे, जो बिजनेस करते थे, उनको अपना सामान को बेचने के लिए, अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए बेचते थे, तो ट्रैवल करना पड़ता था. Religious teachers walk from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. जो religious teachers थे वो बताते थे, देखो
आप भगवान की आराधना करो। तो ऐसे जो ज्ञान का प्रचार है वो करते करते रिलीजियस टीचर घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, है ना। इनका तो यही होता था, बस इनको घूमना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना है कि लाइफ क्या है। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और कुछ दीपक जैसे इनके दिमाग में एडवेंचर कुट के भरा रहता कि बस हिमालय इतना ऊंचा है, कोई बात नहीं, हम चढ़ जाएंगे, हमें तो बस इसके ऊपर चढ़ के दिखाना है। ऐसा क्या है कि लोग डरते हैं इससे? चढ़ जाओ। समुद्र में ऐसा क्या है? घुस जाओ। डेजर्ट में ऐसा क्या है? चले जाओ। तो एडवेंचर के लिए भी कुछ लोग क्या करते थे? ऐसे काम करते थे। ऑल दिस लेड द शेयरिंग ऑफ आइडियाज अमॉन्ग द इंडियंस। तो ऐसे लोग कभी आए हैं, कभी गए हैं, तो दूसरों से मिले हैं, वहां के यहां मिले, तो जब आपस में बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो क्या होगा? आइडिया शेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड आवर कंट्री गेट इट्स नेम्स? आंसर, टू ऑफ द वर्ड वी जनरली यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडियन एंड भारत। The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. दो वर्ड थे, उनके नाम में पहला था यूजफुल कंट्री आर इंडिया एंड भारत, एंड द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस और सिंधु, हिंदू। एंड the Iranis and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago were familiar with the Indus. उनको पता था यहाँ एक नदी है जिनका नाम है इंडस and called it the Hindus, जैसा कि मैंने कहा। और the Indus, the land to the east of the river, the Indus was called India। यानी ऐसा लैंड जहां पर वो इंडस रिवर एग्जिस्ट करती है या लोकेट करती है, वहां उनको इंडिया कहा गया। The name Bharat was used by a group of people who live in the northwest and who are mentioned in Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dates about 3500 years ago. Later it was used for the country. उन्होंने एक पर्टिकुलर लैंड के लिए उन्होंने मेंशन किया था भारत, बट बाद में वो एक पूरे के पूरे कंट्री के लिए यूज किया गया। नंबर 12, हाउ वाज ट्रेवलिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल इन द पास्ट? क्यों जरूरी था, इंपॉर्टेंट था इतना ट्रेवल करना? खाने के लिए, फूड के लिए, आइडिया के लिए, बिजनेस के लिए, और भी बहुत काम था। People in the past were very fond of traveling from one places to another. Although the hills and high mountains like the Himalayas, desert, rivers and seas posed a great problems, people kept on traveling. They moved in search of livelihood. इसके लिए अपने एक अच्छे जीवन शैली की तलाश में भी घूमते थे। And they had also in their mind to escape from natural disaster such as floods, drought. Sometimes men march in armies to conquer other lands. घूमने के लिए, आर्मी में मारने के लिए लोगों को, एडवेंचर के लिए, खाने के लिए, या फिर किसी काम के लिए, तो लोग घूमते रहते थे। लोगों को घूमना बहुत पसंद था, अभी भी है। Merchants traveled with caravans or ship. They carried valuable good from place to place. ले जाते थे, शिप ले जाते, कार ले जाते, एक जो इंपॉर्टेंट जो गुड्स उनके पास होते थे कि हाँ ये उन लोगों के काम का है, तो वहां महंगे बिकेंगे, बिजनेस अच्छा हो गया तो उसके लिए जाते थे। एंड देयर वर रिलीजियस टीचर्स हु यूज्ड टू वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन। दे ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस टू पीपल हु मीट देम ऑन द वे। ज्ञान देते थे उनको, ये नमस्कार, आप आए हैं, ये संसार क्या है, आपका जीवन क्या है, आपने जन्म किस लिए लिया है, सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, पूजा क्या होती है, आराधना क्या होती है, सब बताते थे। एंड देयर वर आल्सो पीपल हु ट्रेवल बिकॉज दे वर एडवेंचरस बाय नेचर एंड दे एंजॉय डिस्कवरिंग न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। जिनको घूमना पसंद होता है, बिल्कुल मेरी तरह, कि घर से बाहर निकल जाओ, घूम के आते हैं, पहाड़ दिख गया चढ़ के आते हैं, झरना आ गया डूब के आते हैं, रेगिस्तान आ गया तो टहल के आते हैं, है ना। ऐसे करके लोग घूमते थे। तो आज का चैप्टर जो है हम होते हैं यही करते हैं फिनिश। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।